कांग्रेस के लीडर्स का अक्सर अलग अलग मुद्दों के ऊपर अपनी डफली अपना राग होता है। ये नहीं मैटर करता कि कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड किसी मुद्दे के ऊपर क्या है, आपको कांग्रेस पार्टी के लीडर अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग बयान देते नजर आएंगे। यहीं अगर हम बात करें कश्मीरी पंडित्स की, तो कश्मीरी पंडित्स को लेकर कांग्रेस के मध्य प्रदेश से मेंबर पार्लियामेंट विवेक तनखा ने एक प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में पेश किया है। इस प्राइवेट मेंबर बिल में उन्होंने वही फॉर्मूला कश्मीरी पंडित्स की कश्मीर घाटी में रिसेटलमेंट को लेकर दिया है जो फॉर्मूला पनुन कश्मीर का है। पनुन कश्मीर एक ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीरी पंडित्स की जो एक सेपरेट होमलैंड की डिमांड करती है, और ऐसा लगता है इस बिल में जो फॉर्मूला दिया गया है वो बिल्कुल पनुन कश्मीर के ही पैटर्न के ऊपर है। उसके अलावा इस बिल में कई सारी और बातें विवेक तनखा ने की हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड है कश्मीरी पंडित्स को लेकर उससे कहीं ना कहीं मेल कम खाती हैं। अगर बात की जाए ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस की, तो उसमें यह कहा गया है विवेक तनखा के द्वारा इस बिल में, जिस बिल का नाम कश्मीरी पंडित्स रिकोर्स रेस्टिट्यूशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट बिल है, कि कश्मीरी पंडित्स का कश्मीर घाटी में हजारों की तादाद में किलिंग हुई है। और हालांकि अगर कांग्रेस के लीडर्स की बात की जाए तो अलग अलग चैनल्स के ऊपर जब कांग्रेस के लीडर्स कश्मीरी पंडित इशू के ऊपर बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये नंबर 250 से 300 के बीच है, उससे ज्यादा कश्मीरी पंडित्स की किलिंग कश्मीर घाटी में नहीं हुई है। और अक्सर वो ये इल्जाम लगाते हैं कि इस नंबर को एग्जैजरेट करके बताया जाता है। लेकिन अपने इस प्राइवेट मेंबर बिल में ऑब्जेक्शन रीजंस में कांग्रेस के ही मेंबर पार्लियामेंट विवेक तनखा ये कहते हैं कि हजारों की तादाद में ब्रूटली कश्मीरी पंडित्स को मारा गया, महिलाओं के रेप हुए, घर और मंदिरों को जलाया गया और उनकी जिंदगियों को डिसरप्ट कर दिया गया। वहीं अगर इस बिल की बात की जाए तो एक और बात कश्मीरी पंडित्स को लेकर जो की गई वो बात ये की गई कि कश्मीरी पंडित्स की रिहैबिलिटेशन को लेकर और कश्मीरी पंडित्स को जस्टिस दिलाने के लिए कोई ज्यादा कदम पिछली सरकारों ने नहीं उठाए। हालांकि जब आप इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखते हैं तो देखने को यही मिलता है कि अगर 1990s में एक्सोडस हुआ तो 1991 से 1996 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद 99 से लेकर 2003 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। फिर 2004 से लेकर 2014 तक दोबारा कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट केंद्र में थी, और उसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद सत्ता में आई। 15 साल कांग्रेस भी सरकार में रही, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस के ही मेंबर पार्लियामेंट को ये कहना पड़ रहा है कि कोशिशें नहीं की गई कश्मीरी पंडित्स को जस्टिस दिलाने की, तो आखिर ये गलती किसकी है? इसके अलावा कश्मीरी पंडित्स को लेकर इस बिल में यह भी कहा गया कि उन्हें फोर्स किया गया कि वो अपनी ही कंट्री में एज माइग्रेंट्स रहें, और यह भी कहा गया कि हालांकि कई सारी कोशिशें की गई कश्मीरियत को रिस्टोर करने के लिए और कश्मीर घाटी में पीस अमन का एक माहौल क्रिएट करने के लिए, लेकिन अगर ये कोशिशें कश्मीरी पंडित्स और अन्य जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनकी बात सुने बगैर, उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन के बगैर अगर किया जाता है तो ये एक हिस्टोरिक इनजस्टिस होगा। क्या यही स्टैंड जो है वो कांग्रेस का भी है? इस बिल में बात की गई कि कश्मीरी पंडित्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं और सरकार जो डिलीवर कर सकती है, जो ऑफर कर सकती है, उन दोनों के बीच में जो अंतर है उसे भरने के लिए फॉर्मूले दिए गए हैं। अब उन फॉर्मूलाज के ऊपर बात करें तो पहला फॉर्मूला दिया गया है पनुन कश्मीर का, यानी कि कश्मीरी पंडित्स को अगर रिसेटल करना है कश्मीर घाटी में तो उसके लिए इस बिल में बताया गया है कि एक लैंड आइडेंटिफाई 3 महीने के अंदर अंदर, अगर ये बिल पास होता है तो 3 महीने के अंदर अंदर लैंड आइडेंटिफाई कर दी जाए। लैंड आइडेंटिफाई करने के बाद वो लैंड अलॉट कर दी जाए कश्मीरी पंडित फैमिलीज को, और उसके बाद कश्मीरी पंडित्स को पैसे दिए जाए, एक लमसम अमाउंट दिया जाए जिससे वो वहां पर अपना घर बना सके और अन्य एक्सपेंडिचर जो रीसेटलमेंट को लेकर होता है वो वहां पर कर सके। जैसे कि मैंने कहा कि ये वही फॉर्मूला है जो पनुन कश्मीर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक सेपरेट होमलैंड की डिमांड कई सालों से कर रही थी। क्या कांग्रेस भी मानती है कि पनुन कश्मीर का फॉर्मूला ही कश्मीरी पंडित्स की रिसेटलमेंट को लेकर सही है? उसके अलावा अगर बात की जाए डीलिमिटेशन कमीशन की, जिस डीलिमिटेशन कमीशन को लेकर कांग्रेस के लीडर ये कहते नहीं थकते कि डीलिमिटेशन कमीशन एक पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड है। ये डीलिमिटेशन कमीशन कम और बीजेपी कमीशन ज्यादा नजर आती है। उसी डीलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन को लेकर भी इस बिल में लिखत में ये कहा गया
कि सरकार को एडवाइजरी कमेटी से कंसल्टेशन में वो सभी मेजर्स लेने चाहिए जो कि डिलिमिटेशन कमीशन ने रेकमेंड किए हैं कश्मीरी पंडित्स के मामले में। यानी कि कश्मीरी पंडित्स की पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात, कश्मीरी पंडित्स की रिप्रेजेंटेशन पंचायत लेवल से लेकर असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक जो बात डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस में है, उन सभी को एंडोर्स किया है अपने इस बिल में कांग्रेस के मध्य प्रदेश से एमपी विवेक तनखा ने। क्या कांग्रेस पार्टी का भी ऑफिशियल स्टैंड यही है कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस है कश्मीरी पंडित्स के मामले में वो सही है? उसके अलावा ये कहा गया कि कश्मीरी पंडित्स की जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जम्मू कश्मीर में है उसी के प्रोपोर्शनेटली उन्हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी, उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए, उन्हें यह अधिकार होना चाहिए। साथ ही साथ अगर बात किया जाए कश्मीरी पंडित्स को लेकर तो कश्मीरी पंडित्स को माइनॉरिटी स्टेटस देने की भी बात इस बिल में कही गई है। ये वही बात है जो एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुश शर्मा भी करते हैं। फर्क बस दोनों में इतना है कि एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुश शर्मा सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हिंदू कम्युनिटी है उसे माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हिंदू कम्युनिटी जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी में है। और इस बिल में बात की गई है स्पेसिफिकली कश्मीरी पंडित्स की कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। इस बिल में विवेक तनखा ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडित्स को विक्टिम ऑफ जेनोसाइड करार किया जाए और साथ ही में उनका ऑफिशियल नॉमेनक्लेचर बदलकर माइग्रेंट से बदलकर इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस कर दिया जाए। सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि जब 15 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही तो अभी तक कश्मीरी पंडित्स को इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस करार क्यों नहीं दिया गया? तो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस कहने की मांग, डिक्लेयर करने की मांग विवेक तनखा ने इस बिल में की है। उसके अलावा इस बिल में यह भी कहा गया कि कश्मीरी पंडित परिवार में से एक व्यक्ति को आर्म्स लाइसेंस इशू किया जाए, यानी कि बंदूक रखने के लिए आर्म्स लाइसेंस इशू किया जाए ताकि वो अपनी सेफ्टी के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ साथ में एक बोर्ड जिसे कश्मीरी हिंदू श्राइन बोर्ड कहा जाए वो उसी तर्ज पर बनाया जाए जिस तरीके से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बनाया गया है और जिस तरीके से श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड बनाया गया है। उसके अलावा भी कई सारी और बातें इस बिल में कही गई हैं जिसमें कैसे कश्मीरी पंडित्स को इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली एम्पावर किया जा सके उसकी बात की गई है। उसी में एक इंपॉर्टेंट बात यह है जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स भी बार बार मांग रखते हैं कि 1990s में, 1989 और 1990s में जो कश्मीरी पंडित्स की प्रॉपर्टीज बेची गई या वो प्रॉपर्टीज जिन पर नाजायज कब्जा है वो कश्मीरी पंडित्स को वापस रिस्टोर की जाएं। जो तो प्रॉपर्टीज बेची गई उनको लेकर ये कहा गया इस बिल में कि उन सभी प्रॉपर्टीज को, चाहे वो मूवेबल हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, उस सेल को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए डिस्ट्रेस सेल के कहकर, और वो सारी प्रॉपर्टीज कश्मीरी पंडित्स को वापस दिलाई जाएं। इसके साथ साथ में अगर कहीं पर कोई एंक्रोचमेंट है, कहीं पर नाजायज कब्जा है, तो वो नाजायज कब्जा भी हटाया जाए और उन्हें कश्मीरी पंडित्स की पोजीशन में वापस लाया जाए। ये भी इस बिल में कहा गया कि कश्मीरी पंडित्स के जेनोसाइड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। हालांकि ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के लीडर्स ने कभी भी कश्मीरी पंडित्स के साथ जो कुछ भी 1990s में हुआ उसे आउटराइटली जेनोसाइड नहीं कहा। दबे लफ्जों में जरूर कहते थे कि उनका पलायन हुआ है, उनका एक्सोडस हुआ है, लेकिन जेनोसाइड लफ्ज का इस्तेमाल जो इस बिल में रिपीटेडली किया गया है, क्या ये शब्दावली कांग्रेस की भी है? अब ये बात जो है वो कांग्रेस को डिसाइड करनी है कि जो सारी बातें कश्मीरी पंडित्स को लेकर इस बिल में कही गई हैं क्या वही कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है, और अगर है तो जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस की इकाई है उसे वही बातें करने में हिचक क्यों है?